हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनय शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हु और हुम के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे दूसरे वाले रिलेटिव प्रोनाउन है दैट की और विच की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हमें ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करना हो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू तो हम हु या हुम को यूज करते हैं, और उसी तरह जब हमें किसी एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करना हो तो हम यूज करेंगे विच को। अब बात ये कंफ्यूजन ये जो क्रिएट होती है वहां पे ये होती है कि अब दैट को कहां यूज करेंगे। दैट को हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फिर कहां पर हमें हुम लगाना है, हु लगाना है और कहां पे विच लगाना है और दैट को कहां यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आप पूरा ध्यान दें, ध्यान से इसको स्टडी करें, तभी आप इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। तो अब जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि हम जो दैट है, दैट को कहां यूज करेंगे। लिविंग नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए तो हम विच यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम हु और हुम यूज करते हैं, और दैट को हम कहते हैं कि ये तो सबके लिए यूज हो जाता है। तो फिर कहां इसको यूज करें और कहां उनको हटाएं, ध्यान से सुनिए। दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट एक हमारा एक और कैटेगरी में भी आता है प्रोनाउन की, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, जो कि दर्शाता है, एम्फसाइज करता है किसी चीज पे। तो हमें ये देखना कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या कोई हमारा जो इसका जो एंटीसीडेंट है क्या उसको एम्फसाइज किया गया है, क्या उसको डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में इसका जो एंटीसीडेंट है जिसको ये रेफर करता है वो एक डिफाइनिंग नाउन हो या वो पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो डिफाइनिंग हो, तो वहां पे हमें ना हु यूज करना है ना हमें विच यूज करना है, वहां हम यूज करेंगे दैट को। यानी कि उस पर्टिकुलर नाउन पे, उस पर्टिकुलर क्लॉज पे पूरा फोकस किया गया है, एम्फसाइज किया गया है, किसी अपनी बात को एम्फसाइज किया गया है, उसको पर्टिकुलर बना दिया गया है, वहां पे हमें दैट को यूज करना है, क्योंकि दैट हमारा काम ही करता है किसी चीज को एम्फसाइज करने का। तो इसको हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है कि वो अगर हमारे सेंटेंस का पार्ट हो, उस क्लोज का पार्ट हो, उस हमारा जो एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का उससे जुड़े हुए हो, तो वहां पे हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्लोज को या नाउन को एम्फसाइज कर रहा है, इसको पर्टिकुलर बना रहा है, इसको डिफाइनिंग क्लोज बना रहा है। तो वहां पे देखते हैं कि हमें दैट तो नहीं यूज करेंगे, वहां पे हमें दैट यूज करना है। तो वो वर्ड्स कौन से आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका इनको नोट्स बना लीजिए। ये वर्ड्स है कुछ जिनके साथ हम दैट को यूज करते हैं अगर वो सेंटेंस में हमें मिले दैट से पहले उस एंटीसीडेंट के साथ जिसको रेफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑल है, नन है, नथिंग, नो, एनीथिंग, बोथ, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, या फिर द के साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री आपको सेंटेंस में दिखाई दे। ये सारे वर्ड करते क्या है, ये सारे वर्ड एम्फसाइज करते हैं उस पर्टिकुलर नाउन पे या उस पर्टिकुलर क्लॉज पे, तो उसको पे वो फोकस करते हैं, उसको डिफाइनिंग क्लॉज बना देते हैं। इसीलिए जब कोई डिफाइनिंग क्लॉज का बनाने का काम सेंटेंस में हो रहा हो और वहां पे हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सक्लूसिवली दैट को। अदरवाइज हमें याद रखना है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो हु और हुम को हम देख लेंगे, अगर हमारे एनिमल्स और अदर थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वहां पे हम विच को यूज कर लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने पहला सेंटेंस आपको लिख के दिया है, ही इज द सेम बॉय हु ऑब्लिक दैट टीज्ड यू यस्टरडे। दो सहेलियां थी, वो जा रही थी कहीं, उन्होंने देखा, अरे उसकी एक लड़की ने देखा किसी लड़के को और दूसरी को अरे देखो ये वही लड़का है, वो वही लड़का है जिसने कल तुम्हें छेड़ा था। तो अब इस केस में आप देखोगे, अब बात तो हो रही है बॉय की, एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो क्या मैं यहाँ पे हु लगा दूं?
जो हमारा जनरल रूल है कि ह्यूमन बींग्स को रेफर करने के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो तो हु या हुम ही यूज करते हैं ना। यहाँ पे जरूरत किस चीज की, हमें सब्जेक्ट की है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हु लगा दिया। लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, उसका मीनिंग है वो जो लड़की है वो ये कह रही कि ही इज द सेम बॉय, ही इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है, बिल्कुल स्पेसिफाई कर रही है, उसको एम्फसाइज कर रही है, उसको डिफाइन कर रही है कि वही लड़का है जिसने तुम्हें कल छेड़ा था। तो जहां भी बात एम्फेसिस की हो जाए, जहां पे बात किसी चीज को डिफाइन करने की हो जाए, स्पेसिफाई करने की हो जाए, वहां पे हमें याद रखना है कि वहां पे हम ना हु यूज करेंगे, ना हम विच यूज करेंगे, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, हमें वहां पे एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है और वो हम यूज करेंगे दैट को। तो हमने इसको यहां पर मैंने आपको वर्ड से दिया है द सेम, यहां भी क्या आया है हमारा द सेम, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम हु को नहीं यूज करेंगे। बेशक ये ह्यूमन बीइंग के लिए रेफर हो रहा हो, क्योंकि ये एक स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे इस पे एम्फेसिस डाला गया है, एक डिफाइनिंग क्लोज क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे हम यूज करेंगे दैट को, ताकि हमारा जो एम्फेसिस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि दैट का यूज क्या होता है, एम्फेसिस करने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, आई बॉट अ कार दैट हैज 4 एयरबैग्स। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कार को रेफर करें, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या होता है मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो जो स्टूडेंट्स हमें पहली बार देख रहे हैं वो पिछला लेक्चर को एक बार वॉच करें और एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट समझे। एंटीसीडेंट वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जिसको हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रेफर करता है नेक्स्ट क्लॉज में, उसका जो सब क्लॉज में। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मैंने एक कार खरीदी जिसमें 4 एयरबैग है, जिसमें 4 एयरबैग्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हम कार को कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कोई भी कार हो सकती है, कोई अकेली ऐसी कोई दुनिया में एक ही कार नहीं जिसमें 4 एयरबैग्स हो। मैं तो बस ये कह रहा हूं मैंने वो कार खरीदी है जिसमें 4 एयरबैग्स हैं। तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं किसको, कार को। कार एक नॉन लिविंग थिंग है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा विच। यहाँ पे मैं दैट को यूज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ कोई डिफाइनिंग क्लोज नहीं बन रहा, कोई इस पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कार को भी कौन सी वाली कार है, हम उस पर कोई एम्फेसिस नहीं डाल रहे हैं। तो बस ये बता रहे हैं कि हमने एक कार खरीदी, वो कोई भी कार हो सकती है जिसमें बस 4 एयरबैग्स हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई एम्फेसिस नहीं है, कोई डिफाइनिंग क्लोज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इन जनरल नॉन लिविंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा विच। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ही ड्रैंक द लिटिल वाटर विच वॉज लेफ्ट इन द बॉटल। अब यहाँ पे हमने यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच। अब बात तो ठीक है, वाटर की बात हो रही है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच ही तो करते हैं। लेकिन जरा देखिए, उससे पहले हमने क्या लगा रखा है, हमने लगा रखा है द लिटिल वाटर, यानी कि जितना भी थोड़ा सा था सारा पानी। द लिटिल का मतलब होता है जितना भी था थोड़ा सा, सारा का सारा। जब हम कोई भी चीज हमारे पास कम क्वांटिटी में हो, द लिटिल, उसको लिटिल क्वांटिटी में हो, लेकिन उस सारी की सारी को अगर मैं रेफर कर रहा हो तो हम यूज करेंगे द लिटिल। ठीक है, तो हमने अब क्या कर दिया, उस पानी को स्पेसिफाई कर दिया, उसका एक डिफाइनिंग क्लॉज यहां पे बना दिया कि जो हमारा वाटर था, नाउन था, इसको इसने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया द लिटिल को। मैंने आपको ऊपर वर्ड भी यहाँ पे लिख के दिया है कि इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें पता चल जाएगा, हमें हिंट मिल जाएगा कि सेंटेंस में हमारा जो नाउन है एंटीसीडेंट है उसको डिफाइन किया जा रहा है, उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, उस पे एम्फेसिस डाला गया है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम ना ये देखेंगे कि वो एनिमल है या नॉन लिविंग है, ना हम ये देखेंगे कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। हम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि अगर डिफाइनिंग क्लॉज बन गया है तो हमें कोई और नहीं, सिर्फ एक ही प्रोनाउन लगेगा, दैट। बस वहां पे ना विच आएगा, ना वहां पे whom आएगा। जैसे ही कुछ डिफाइनिंग चीज आ जाए हमारे सेंटेंस में, उसका मैंने हिंट आपको दे दिया, कुछ वर्ड्स है जो डिफाइनिंग क्लॉज बना देते हैं, हमारे जो नाउन है एंटीसीडेंट उसको डिफाइन कर देते हैं, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उस पर एम्फेसिस डाल देते हैं। तो उस एम्फेसिस को हमें बाद वाले क्लॉज में भी मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए हमारा जो
प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। ठीक है, आप एक और सेंटेंस देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आई वॉन्ट द वॉलेट विच ऑब्लिक दैट इज मेड ऑफ लेदर, यानी कि मुझे वो वॉलेट चाहिए जो कि लेदर का हो। अब यहां पे आप देखोगे कि हमारा एक ये नाउन है, ये एंटीसीडेंट है हमारा, और ये दो ऑप्शन मैंने डाल दी है आपको रिलेटिव प्रोनाउन के, एक विच और एक दैट। विच मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक नॉन लिविंग आइटम को रेफर कर रहा हूं, और दैट मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वॉलेट को स्पेसिफाई कर दिया है द आर्टिकल यूज करके। अगर आपको पता हो आर्टिकल्स की आपका बेसिक भी आपको पता हो, तो जो हमारा द आर्टिकल होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो डिफाइन करने का काम करता है उस जिस भी नाउन के साथ वो यूज होता है। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि हाँ जी वॉलेट को तो डिफाइन कर दिया द ने, तो हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं विच को काट दूं? नहीं, इस सेंटेंस में ये दोनों ही ठीक है। ये दोनों ठीक इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है, अगर आपको थोड़ी सी आगे हम जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, ए एन तो इंडेफिनिट होते हैं, द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं कि वो डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर नाउन को। लेकिन उसमें हम एक बात और बोलते हैं कि जो हमारा द है वो एक वीक एडजेक्टिव होता है, या कुछ लोग इसको वीक डिटरमाइनर भी बोलते हैं, कि वो जो उसका जो डिफाइन करने का वो काम करता है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाता, उसका जो वो थोड़ा सा वीक सेंस निकल के आता है उसमें से। तो क्योंकि वो एक वीक डिटरमाइनर है, वीक एडजेक्टिव है, तो उसने जो उस चीज को डिफाइन किया ना, उस पर वो प्रॉपरली एम्फेसाइज नहीं कर पाता, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस नहीं करता, प्रॉपरली इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बहुत सारे जो ग्रामेरियंस हैं वो विच को भी वहां पर विच का प्रयोग भी, विच का यूज भी वहां पे करेक्ट मानते हैं, जस्टिफाइड मानते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अकेला जब दा आ जाए हमारे एंटीसीडेंट के साथ, वहां पे उस केस में क्या होगा, आपका विच और आपका दैट दोनों ही सही होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछते हैं कि सर एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर वहां पे आपको प्रेफर करना है दैट को, अदरवाइज ये दोनों ठीक है। दैट को प्रेफर क्यों करेंगे कि हम मान लेते हैं ये जो हमारा जो द है वो एक वीक डिटरमाइनर है, वीक एडजेक्टिव है, फिर भी वो कुछ हद तक तो उसको डिफाइन कर ही रहा है, कुछ हद तक तो उसको स्पेसिफाई कर ही रहा है, कुछ हद तक तो उस पर एम्फेसिस डाल रहा है, तो उसका काम हो रहा है एम्फेसाइज करने का, तो हमें आगे भी इस एम्फेसिस को मेंटेन रखना है। तो ये हमारा लॉजिक बन जाएगा कि अगर इन दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना पड़े, ठीक दोनों ही है ना, ये गलत है ना ये गलत है, दोनों यूज होते हैं ग्रामर में। हर जगह कोई विच यूज करता है, कोई दैट यूज करता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट और सेकंड, तो क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे द एक डिफाइनिंग आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है जो हमारे एंटीसीडेंट को डिफाइनिंग बना देता है, उस पे एम्फसाइज डालता है, उसको स्पेसिफिक कर देता है, तो हम प्रेफर करेंगे दैट को। ठीक है। अब जो हमारा विच है ना, उसका एक और एक्सक्लूसिव यूज होता है, वो क्या होता है, वो आप इस नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां हम एक जो विच है इसके आगे हम लिखते हैं क्लॉज। जब हम किसी पूरे क्लॉज को रेफर करते हैं ना, तो वहां पे ना दैट यूज होता है, ना हु यूज होता है, ना हुम यूज होता है, वहां पे केवल विच यूज होता है। इस सेंटेंस को आप देखिए, ही डिलीटेड द पिक्चर दैट ऑब्लिक विच अपसेट मी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसने वो पिक्चर डिलीट कर दी जो मुझे शायद बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से मैं काफी अपसेट हो गया। ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, पिक्चर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो विच लगा दे क्या, द भी लगा हुआ है, तो द से क्या होगा, इस पिक्चर को हमने डिफाइन कर दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया, तो दैट लगा दो क्या। आप अगर देखोगे सेंटेंस को तो आपको पहली नजर में एक ही चीज समझ में आएगी कि सर द भी है, नॉन लिविंग भी है। तो यहाँ पर कि पहले वाले सेंटेंस की तरह, पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि विच और दैट दोनों ही ओके हैं, तो यहाँ भी विच और दैट दोनों ही ओके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो आपको समझने की कोशिश करना है। इस सेंटेंस में आप
जो बाद में जो मीनिंग निकल रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये कहता है कि ही डिलीटेड द पिक्चर दैट अपसेट मी, मुझे अपसेट किस चीज ने कर दिया। अगर आप देखोगे तो मैं आपसे पूछूं क्या मुझे पिक्चर ने अपसेट कर दिया? नहीं यार, पिक्चर तो बहुत पसंद थी। तो क्या ही ने मुझे अपसेट कर दिया? ही से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ही डिलीटेड द पिक्चर, इस पूरे के पूरे काम ने, इस पूरे एक्शन ने, ही डिलीटेड द पिक्चर, इस पूरे क्लॉज ने, जब ये जो पूरा क्लॉज क्या डिफाइन कर रहा है, उसने पिक्चर को डिलीट कर दिया। तो जब ये उसने पिक्चर को डिलीट कर दिया, इस काम की वजह से मैं अपसेट हुआ हूं, इस चीज से मैं दुखी हुआ हूं, क्योंकि मुझे पिक्चर बहुत पसंद है और उसने डिलीट कर दी। तो ना पिक्चर की वजह से मैं अपसेट हूं, ना ही की वजह से मैं अपसेट हूं, पिक्चर डिलीट होने की वजह से मैं अपसेट हूं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इस जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट अकेला पिक्चर नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेले पिक्चर को रेफर नहीं कर रहा, ठीक है, और ही भी नहीं हुआ। ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, क्लॉज क्या समझे, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जो कि एक सेंस को निकाले, ही डिलीटेड द पिक्चर। ये जो पूरा का पूरा जो क्लॉज यहाँ पे हमने यूज किया है ना, ये पूरा का पूरा क्लॉज ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, और उसी से तो हमारी सेंस निकल रही है कि मैं वो क्या है, उसने पिक्चर को डिलीट कर दिया इसलिए मैं अपसेट हुआ। और जब इंग्लिश ग्रामर में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक पूरा का पूरा क्लॉज बन जाए, तो वहां पे केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, वो होगा विच। यहां पे दैट का यूज गलत हो जाएगा, भले ही इसमें डिफाइनिंग क्लॉज बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, डिफाइनिंग आपका एंटीसीडेंट बन रहा हो, इंग्लिश का एंटीसीडेंट वो अकेला वर्ड, अकेला नाउन है ही नहीं, पूरा का पूरा क्लॉज जो है यहाँ पे वो इसका एंटीसीडेंट है। और जब पूरा क्लॉज एक एंटीसीडेंट बन जाए, तो उस केस में चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, ये हमारे विच का एक्सक्लूसिव यूज है। वहां पे आप केवल और केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे उसको रेफर करने के लिए, और दैट प्रोनाउन इज विच, द ओनली वन, विच और विच। आइए बात करते हैं हमारे अगले रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की। अब व्हाट को हम कहां यूज करते हैं? व्हाट को हम उस केस में यूज करते हैं जब सेंटेंस में हमें हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका कोई एंटीसीडेंट दिया ही ना हो। आपको यार ये क्या बात हुई? बात ये हो गई और ऐसे हो गई कि जिस चीज को वो रेफर करने वाला है, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको उसे रेफर करना है, उस पर्टिकुलर चीज को मेंशन ही नहीं किया गया है, गिवन ही नहीं है उस सेंटेंस में। कैसे? आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको बहुत जल्दी हम फिनिश कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। आप एग्जांपल देखिए पहले वाला और इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ही फाउंड विच ही वाज लुकिंग फॉर। इसका मीनिंग निकालते हैं हम। मीनिंग क्या है कि उसे वो चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसे वो सर्च कर रहा था। लुकिंग फॉर यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको अलग अलग ना तोड़े, इसको मेन वर्ब और इसको प्रेपोजिशन में ना तोड़े, क्योंकि इकट्ठे का दोनों वर्ड्स का मीनिंग अकेला निकलता है कि लुकिंग फॉर की हम जब कहते हैं तो सर्चिंग यानी कि ढूंढ रहा था, किसी चीज को ढूंढना या सर्च करना, ये इसका मीनिंग है। और ये तभी मीनिंग निकलता है जब इसके साथ फॉर लगा हो। तो इसको आप अलग अलग ना ब्रेक करें, आप इसको इकट्ठा ही ब्रेक करें। बाकी तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आप ब्रेक कर सकते हो। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में तो आपसे एक ही सेंटेंस ब्रेक करा, क्योंकि सारे के सारे बहुत इजी थे, इतना तो आप सीख ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे लगा कि आप इसको ब्रेक करने में मिस्टेक कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि उसे मिल गया या उसने पा लिया, उसने ढूंढ लिया जिसे वो ढूंढ रहा था। तो जिस चीज को वो ढूंढ रहा था, जिस चीज को यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है, वो बताएगी ये क्या वो कोई एनिमल ढूंढ रहा था, या किसी अपने भाई बंधु, किसी ह्यूमन बीइंग को ढूंढ रहा था, या किसी अपनी चीज को, अपने वॉलेट को, अपने मोबाइल को, किस चीज को वो ढूंढ रहा था जो उसे मिल गया। ये है वो कॉन्सेप्ट कि एंटीसीडेंट आपको दे ही नहीं रखा। तो जब आपको पता ही नहीं कि आपने रेफर किस चीज को करना है, जब आपको पता ही नहीं कि आपका एंटीसीडेंट कौन है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, कुछ भी तो नहीं बता रखा ना कि उस, जबकि सेंटेंस तो करेक्ट है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बता ही नहीं रखा इस सेंटेंस में कि उसने किस चीज को ढूंढ रहा था, वो जो उसे मिल गई।
हमें कुछ भी नहीं पता, मेंशन ही नहीं है सेंटेंस में। तो जब ऐसा केस आ जाए कि आपको एंटीसीडेंट जो कौन सी चीज मेंशन नहीं है जिसको ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करेगा, तो अगर आपको सेंटेंस में अपने रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े जिसके लिए कोई एंटीसीडेंट गिवन ही ना हो, तो वहां पे हम केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे हम विच को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि विच यूज होगा नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए। आपको तो पता ही नहीं, आपको पता है क्या कि उसने क्या वो क्या सर्च कर रहा था और क्या उसको मिल गया। हमें तो इतना होता है कि वो जो सर्च कर रहा था ना, जो वो जिसको जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया, वो क्या है हमें नहीं पता, तो वहां पे हम यूज करेंगे व्हाट को। अगला सेंटेंस देखिए, आपको और क्लियर होगा। रोहन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर टॉट इन द क्लास। अब टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया गिवन ही नहीं, रोहन को समझ नहीं आया। अब रोहन को क्या समझ में नहीं आया, उस टीचर ने कोई पोएम पढ़ाई थी, कोई लेसन पढ़ाया था, या कोई आपको मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कुछ मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, कोई आपको एंटीसीडेंट दे ही नहीं रखा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे व्हाट का, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली इसको यूज कर रखा है व्हाट को, तो इसलिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये तो हमारे अंडरस्टैंड तो क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ही इमीडिएटली हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, कोई भी एंटीसीडेंट हमें गिवन ही नहीं है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उसको क्या समझ में नहीं आया, हमें पता ही नहीं, और टीचर ने क्या पढ़ाया गिवन ही नहीं है आपको। इस चीज में कुछ गिवन ही नहीं, जब आपको एंटीसीडेंट गिवन ही नहीं है तो वहां पे हम यूज करेंगे व्हाट। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि जो एंटीसीडेंट है उस पर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। He could not understand, Ron could not understand what the teacher taught in the class. उसे समझ नहीं आया कि टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस से आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी मैं दूर कर देता हूं कि एंटीसीडेंट कहां था और कहां नहीं था। बिल्कुल मैंने सिमिलर सेंटेंस लिख दिया है, रोहन कुड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर व्हाट द टीचर टॉट इन द क्लास। अब क्या यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है क्या, यहाँ पे तो वर्ब के बाद सीधा आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया था, यहाँ भी आपको वर्ब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया था, लेकिन यहां तो वर्ब के बाद चैप्टर दे रखा है सर, आपको यहाँ पे एंटीसीडेंट दे दिया है कि जो चैप्टर्स टीचर ने पढ़ाया था वो रोहन को समझ नहीं आया, रोहन कुड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट दे दिया है जो कि एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का एक नाउन है, और यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे व्हाट यूज नहीं कर सकते सर। अब तो आपका एंटीसीडेंट मिल गया है, तो अब क्या यूज करोगे आप? अब चैप्टर तो नॉन लिविंग थिंग है, विच यूज कर दो, लेकिन आगे जा भी तो लगा है, एक वीक डिटरमाइनर है यहाँ पे, तो क्या मैं दैट यूज कर दूं? दोनों ही ठीक है हमारे पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने वर्ड सिर्फ वहीं लगाना है जहां आपको एंटीसीडेंट गिवन ही ना हो सेंटेंस में, और कुछ आपको दिया ही ना, पता ही नहीं, आप किसी को रेफर करने वाले हो, किसी को रेफर कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे उस क्वेश्चन मार्क को हमने शो करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क वाला ही हमारा एंटी जो रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट को हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम हमारा या तो विच को यूज करेंगे या दैट को यूज करेंगे, या इस तरह के केस में हम दोनों को यूज कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इस कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी रिलेटिव प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।